इस कहानी की शुरुआत में हम 1930 के समय अफ्रीका के एक फार्म को देखते हैं, जहां रहने वाली एक अंग्रेज महिला मीरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके पति कुछ समय पहले ही गुजरे थे। उसने अपने बेटे का नाम पीटर रखा। मीरा ने पीटर को इंग्लैंड के तौर तरीके सिखाए, जबकि जुलू कबीले की नैनी ने उसे साउथ अफ्रीका के रहन सहन के तरीके सिखाए। पीटर नैनी के बेटे के साथ बड़ा हुआ, पर एक दिन अचानक मीरा की गाय बीमारी की वजह से मारी गई। मीरा को इससे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वो गहरे सदमे में चली गई। पीटर की पढ़ाई शुरू करने का वक्त आ गया था, पर मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे स्कूल में भेज सके। इसीलिए पीटर को अफ्रीकन से बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। जाने से पहले मीरा उसे अपने पति का दिया हुआ ब्रेसलेट देती है, जो उसके पति ने अपने प्यार का इजहार करते हुए दिया था। अंग्रेजों ने अफ्रीकन्स पर बहुत जुल्म किए थे और काले गोरों का कानून भी लागू किया था, जिस वजह से वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करते थे। और पीटर भी अंग्रेज की औलाद होने से सारे स्टूडेंट्स उसे भी बुरी नजरों से देखते थे और अपनी हालत का जिम्मेदार मानने लगे। सीनियर स्टूडेंट बोथा पीटर के मुंह पर थूकता है और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके ऊपर सुसु भी कर दिया। स्टूडेंट्स उसे हर वक्त परेशान करने लगे और उनके डर से पीटर रोज अपने बिस्तर में सुसु करने लगा। कुछ वक्त बाद मीरा की मौत हो गई। पीटर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए फार्म में चला गया। वो नैनी को बता देता है कि किस तरह वो था और बाकी स्टूडेंट्स उसे परेशान करते हैं, जिसके डर से वो अपना बिस्तर रोज गीला कर देता है। नैनी अपने जुलू कबीले के खास तांत्रिक दाबुला मांझी को वहाँ बुलाती है। मांझी अपने कबीले का खास अनुष्ठान करते हुए कहता है कि सारी मुसीबत तुम्हारे दिल में छिपे डर की वजह से पैदा हो रही है। अगर तुम अपने दिल के डर पर जीत पा लो तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। उसके अनुष्ठान की वजह से पीटर एक बुरे सपने में पहुंच गया, जहां एक अफ्रीकन एलिफेंट उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। उसके पापा की मौत भी एक अफ्रीकन एलिफेंट से हमला करने से हुई थी। पीटर को काफी डर लग रहा था, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी बहादुरी देख एलिफेंट ने भी उस पर हमला नहीं किया और पीटर उसे छूकर देखता है। मांझी से बहुत खुश था और पीटर को एक मुर्गी देता है, क्योंकि पीटर ने अफ्रीकन एलिफेंट का सामना करके ये साबित कर दिया कि उसके अंदर जुलू कबीले के महान योद्धा रेन मेकर की आत्मा है, जिसकी मदद से वो अफ्रीका के हर एक शख्स से जुड़ा हुआ है। पीटर उस मुर्गी को लेकर अपने स्कूल चला गया। जब रात में स्टूडेंट्स उसे परेशान करने के लिए आते तो मुर्गी जोर जोर से बोलकर पीटर को जगा देती, जिससे कोई उसे परेशान नहीं कर पाता। और उस दिन से उसने अपना बिस्तर भी गीला करना बंद कर दिया। लेकिन अगले महीने ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हिटलर ने अफ्रीकन्स से अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका से बाहर निकालने का आदेश दिया। बोथा और उसके दोस्त बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। रात में बोथा और सारे स्टूडेंट्स हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेजों को मारने की बात करने लगे। बोथा अपने हाथ पर स्वास्तिक भी बनवा लेता है और उसने पीटर की मुर्गी को उल्टा लटकाकर सबके सामने मार डाला। पीटर को इससे काफी गुस्सा आता है और वो बोथा को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। बोथा के पिछवाड़े में एक फ्लैग घुस गया था, जिससे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बोथा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पीटर को उल्टा लटकाकर उसे मारने लगा। लेकिन तभी एक टीचर वहां जाता है। उसने बोथा को थप्पड़ मारकर सब बंद करवा दिया। अगले दिन पीटर अपने फार्म जाकर मुर्गी को दफनाता है। नैनी अपने बेटे को लेकर गांव चली गई और पीटर अकेला नहीं रह सकता था, इसीलिए उसके दादाजी ने उसे डॉक्टर दोस्त कार्ल के पास भेज दिया। वो पीटर को अपने घर पर लेकर जाते हैं, जहां पीटर को पता चलता है कि डॉग एक बहुत बड़े जर्मन संगीतकार है और पूरी दुनिया में प्रदर्शन करते रहते हैं, पर वो एक जर्मन थे और जब वो साउथ अफ्रीका में आए तो युद्ध शुरू हो गया और वो घर नहीं जा सके। जर्मनी में बहुत सारे लोग युद्ध के खिलाफ थे, जिन्हें हिटलर ने मरवा दिया और उसमें कार्ल का परिवार भी मौजूद था। कार्ल के साथ रहकर पीटर भी पौधे लगाने लगा। एक दिन पुलिस ऑफिसर वहां गए। उनका कहना था कि एक विदेशी होने से कार्ल को युद्ध खत्म होने तक जेल में वक्त बिताना होगा, पर वो बाकी कैदियों की तरह बंद नहीं रहेंगे, बस उन पर नजर रखी जाएगी। पीटर रोज कार्ल से मिलने के लिए जेल में जाने लगा। उसके स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए थे और वो उन्हें बोथा के बारे में भी बताता है। कार्ल पीटर को एक पुलिस ऑफिसर के पास लेकर गए, जो कैदियों को बॉक्सिंग सिखा रहा था। कार्ल पीटर को भी बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहते हैं, पर
कुछ वक्त में जेल के अंदर बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला था, जिनकी तैयारी की वजह से ऑफिसर खुद पीटर को बॉक्सिंग नहीं सिखा पाता, पर वो गिलपिट नाम के अफ्रीकन कैदी से पीटर को बॉक्सिंग सिखाने का काम देता है। पीटर गिलपिट को सर कहकर बुला रहा था, पर गिलपिट ने उसे मना कर दिया क्योंकि रंगभेद की वजह से वहाँ अफ्रीकन को नौकर समझा जाता और उनकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर पुलिस पीटर को उसे सर कहते हुए सुन ले तो वो गिलपिट को बहुत पीटेंगे। गिलपिट ने बिना वक्त गवाए पीटर को बॉक्सिंग सिखानी शुरू कर दी। वो उसे एक पंच कॉम्बिनेशन भी सिखाता है। कुछ वक्त बाद कार्ल पीटर को पौधे लगाने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगे। गिलपिट उनसे पूछता है कि आखिर आप पौधों की जड़ों पर तंबाकू के पत्ते क्यों लगाकर रखते हैं। कार्ल बताते हैं कि पौधों की जड़ों की नमी को बरकरार रखने के लिए हम तंबाकू के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। गिलपिट कहता है कि आप तो जानते हैं कि जेल में हमारे साथ कैसा सुलूक किया जाता है, यहाँ तक कि हम अपनी मर्जी से तंबाकू भी नहीं खा सकते। मैं सोच रहा था कि अगर आप पौधे लगाने के बाद उन तंबाकू के पत्तों को हमें दे दें तो इससे हमारा काफी फायदा होगा। ऑफिसर बोरमैन ने दूर से उन्हें बातें करते हुए देख लिया। वो गिलपिट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। उसका कहना था कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। गिलपिट उससे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगा। पीटर उसे कहता है कि मैं हर रोज अपने कपड़े एक बाल्टी से भरकर रख दूंगा और तुम्हें मेरे सारे कपड़े प्रेस करने होंगे। याद रहे, भूलकर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वो अपने कपड़ों के साथ तंबाकू के पत्ते भी बाल्टी में रख देता है। गिलपिट ने कपड़े प्रेस करने के बहाने तंबाकू के पत्ते अपने साथी कैदियों में बांट दिए ताकि तंबाकू खाकर उनका दुख थोड़ा कम हो सके। 5 साल की लगातार ट्रेनिंग के बाद पीटर जेल में होने वाला बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीत गया। यहाँ तक कि वो वहाँ मौजूद कैदियों के लिए खत भी लिखने लगा ताकि सब लोगों को अपने परिवार के बारे में पता चल सके। खत लिखते हुए वो अफ्रीका के अलग अलग कबीलों की बोली सीख गया। जब भी कैदी उसके पास से गुजरते वो उसे देखकर अपनी भाषा में कुछ गाने लग जाते। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो गिलपिट से इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि अफ्रीका के सभी कबीलों का मानना है कि जब हर तरफ अफरा तफरी होगी तब सारी चीजों को ठीक करने के लिए महान योद्धा रेन मेकर आएगा। तुम सबकी इतनी मदद करते हो जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहावत वाले रेन मेकर हो। पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बल्कि तुमने उन्हें ये सब करने के लिए कहा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उन्हें झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो। गिलपिट कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि ये सब परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती और मैं खुश हूँ कि तुम हमारे दर्द को समझकर हमारी मदद कर रहे हो, पर उम्मीद न होने से झूठा दिलासा होना बेहतर है। यह कहकर वो तंबाकू की बाल्टी लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन बोरमैन दूर से उसे देख रहा था, इसीलिए गिलपिट चालाकी से उस बाल्टी को बदल देता है जिसके अंदर तंबाकू के पत्ते थे। जब बोरमैन ने बाल्टी को खाली करवाया तो अंदर कुछ नहीं था। बोरमैन फिर भी उसे जाने नहीं देता। वहाँ पौधों में डालने का खाद रखा हुआ था और बोरमैन ने उसे अपने जूते पर लगा लिया। वो गिलपिट को उसे खाने के लिए कहता है। गिलपिट के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो बोरमैन के कहे मुताबिक काम न करे तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो उसके जूते पर लगा खाद खाने लगा। बोरमैन ने लात मारकर उसे दूर कर दिया। वो कहता है कि तुम हमेशा मुझसे छिपकर नहीं रह सकते। जिस दिन मुझे तुम्हारा राज पता चल गया तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। पीटर को इससे काफी गुस्सा आया, पर अफसोस वो चाहकर भी कुछ न कर सका। कुछ दिनों बाद दूसरा विश्व युद्ध रुक जाता है। कार्ल इससे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो अपने घर जा सकेंगे, पर पीटर जरा भी खुश नहीं था क्योंकि अब वो कार्ल को दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। जेलर कार्ल से कहता है कि कुछ दिनों में कमिश्नर जेल में आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके स्वागत में एक प्रोग्राम रखो। कार्ल प्रोग्राम रखने के लिए तैयार नहीं थे, पर गिलपिट उसे इशारा करके प्रोग्राम रखने के लिए कहता है, इसीलिए कार्ल मान गया। वो गिलपिट के पास आकर उसे पूछता है कि आखिर तुम इन लोगों के लिए प्रोग्राम क्यों रखना चाहते हो। उसका कहना था कि सारे कैदी अपने अलग अलग कबीलों को लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं, पर इस प्रोग्राम के जरिए हम उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। भले ही वो एक दूसरे से बात नहीं करते, पर पीटर के कहने पर इसके लिए मान जाएंगे। कार्ल को उसका आइडिया काफी अच्छा लगा। पीटर ने गिलपिट की मदद से गाने के लिरिक्स तैयार कर लिए थे जिसमें वो अफ्रीकन भाषा में पुलिस वालों का ही मजाक उड़ाता है, पर ऑफिसर को अफ्रीकन भाषा नहीं आती थी जिस वजह से वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। पीटर सारे कैदियों को अपना गाना सुनाने लगा। शुरुआत में सारे कैदी एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर पीटर ने उन्हें शांत करके एक साथ गाना सिखा दिया। सारे कैदियों को एक साथ गाते देख गिलपिट को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
है। अगली रात कमिश्नर जेल में आ गया। सारे कैदी भी वहाँ जाते हैं पर गिलपिट अभी तक नहीं आया था, जिससे पीटर घबरा गया। पर जेलर के कहने पर उसे मजबूरन प्रोग्राम शुरू करना पड़ा, जिसमें वो सारे कैदियों के साथ मिलकर पुलिस वाले का मजाक उड़ा रहा था। गिलपिट भी तैयार होकर प्रोग्राम में जाने लगता है पर बोरमैन ने उसे रोक लिया। वो उसे डराकर पूछता है कि आखिर ये कैदी किस बारे में गाना गा रहे हैं। गिलपिट ने बताने से मना कर दिया था पर बोरमैन उसे पीटने लगता है, जिस वजह से गिलपिट ने उसे सब बता दिया और आखिर में उसे डरपोक भी कहता है। बोरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इतनी मार खाने की वजह से गिलपिट की हालत काफी खराब हो गई, जैसे वो कुछ ही देर में मर जाएगा। बोरमैन प्रोग्राम में चला गया। उसे देखकर पीटर को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो गिलपिट को ढूंढने लगा। पीटर को वो घायल हालत में मिला, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। गिलपिट कहता है कि आज पहली बार सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे कबीले एक साथ हैं। तुम सच में रेन मेकर हो और तुम्हें अफ्रीका के लोगों को बचाओगे। यह कहते हुए उसकी डेथ हो गई। पीटर को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगा। फिर पीटर सारी चीजें छोड़कर 1948 के समय दूसरे हाई स्कूल में चला गया। वहाँ वो पूरी क्लास को अपनी जिंदगी में हुई सारी चीजें बताता है। हेड मास्टर पूछता है कि क्या आखिर में गिलपिट को इंसाफ मिला। गिलपिट की मौत के 1 महीने बाद बोरमैन की लाश गिलपिट के सेल में लटकी हुई मिली। टीचर कहता है कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुम्हारे और तुम्हारे गिलबर्ट के लिए बात की है। शायद तुम दोनों को वहाँ एडमिशन मिल सकता है और खासकर तुम्हें स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। पीटर और गिलबर्ट इससे काफी खुश थे। स्कूल खत्म होने के बाद पीटर बॉक्सिंग मैच में चला गया। वो आसानी से जीतने वाला था पर उसकी नजर मारिया नाम की लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका ध्यान भटक गया और बॉक्सर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन मारिया के चीयर करने के बाद पीटर दोबारा उठ खड़ा हुआ और आसानी से बॉक्सर को हरा देता है। सब खुशी से उसे अपने कंधों पर बिठा लेते हैं, जिस वजह से वो मारिया से नहीं मिल सका। पर गिलबर्ट ने पता लगा लिया था कि वो प्रोफेसर डेनियल की बेटी है। वो पीटर को मारिया से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि डेनियल अफ्रीकन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था और वो अपनी बेटी को एक अंग्रेज के साथ नहीं रहने देगा। पर पीटर ने उनकी एक ना सुनी। वो रात में मारिया से मिलने के लिए उसके स्कूल में चला गया। उसे वहाँ देखकर मारिया दंग रह गई। वो कहती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मेरे पापा मुझे एक अंग्रेज के साथ नहीं रहने देंगे। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद प्रोफेसर डेनियल से बात करूंगा। अगर उन्हें हमारे साथ रहने से कोई परेशानी नहीं हुई तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन गिलबर्ट पीटर को बॉक्सिंग जिम में लेकर जाता है पर ट्रेनर को ऐसा लग रहा था कि पीटर बॉक्सिंग नहीं कर सकता और उसे अपने स्टूडेंट से लड़ने के लिए कहता है। पीटर ने गिलपिट के सिखाए हुए 8 पंच कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। ट्रेनर और बाकी बॉक्सर्स इससे काफी खुश होते हैं। सब उसके 8 पंच कॉम्बिनेशन की तारीफ करने लगे। ट्रेनर भी उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया। पीटर प्रोफेसर डेनियल के पास चला गया। वो उसे मारिया को बाहर ले जाने के बारे में पूछता है पर डेनियल ने तुरंत मना कर दिया, जिससे निराश होकर वो जिम में चला जाता है। जिम ट्रेनर उसे एक फिक्सर से मिलवाता है जो एलेक्जेंडर टाउन में सारी बॉक्सिंग करवाता था। वो अपने खास बॉक्सर डूमा से पीटर का बॉक्सिंग मैच कराना चाहता है। पीटर जानता था कि अंग्रेज और अफ्रीकन के बीच बॉक्सिंग मैच गैर कानूनी है, इसीलिए उसने तुरंत मना कर दिया। फिक्सर और उसके साथी कुछ दिनों पहले उस मैच में भी मौजूद थे जहां पीटर ने मारिया को पहली बार देखा था। उस वक्त फिक्सर और उसके साथी अफ्रीकन भाषा में कुछ गाना गा रहे थे। पीटर फिक्सर से उस बारे में पूछता है पर उसने कुछ नहीं बताया। मारिया पीटर से मिलने के लिए आई, जिससे वो खुश हो गया और उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिक्सर डूमा के साथ वहाँ गया। वो कहता है कि मैं ट्रेनर के सामने तुम्हें उस गाने के बारे में नहीं बता सकता था, पर जब अफ्रीकन मुसीबत में होते हैं तो वो अपने रक्षक रेन मेकर को बुलाने के लिए उस गाने को गाते हैं। पीटर कहता है कि अब मुझे याद आ गया, तुम जेल की लॉन्ड्री में काम करते थे और तुम्हें पता होगा कि रेन मेकर जैसा कुछ नहीं होता। ये सब गिलपिट के द्वारा बनाई गई कहानी है। डूमा कहता है कि मेरा भी बिल्कुल यही मानना है, पर हमारे लोगों को रेन मेकर पर पूरा ट्रस्ट है और उन्हें गलत साबित करने के लिए हम दोनों को बॉक्सिंग मैच करना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम सच में हमारे रेन मेकर हो, अगर तुम हारे तो सब जान जाएंगे कि ये सब झूठी कहानियां हैं। तभी 2 पुलिस ऑफिसर वहाँ गए। उन्हें लग रहा था कि फिक्सर और डूमा पीटर को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से वो उनसे पूछताछ करने लगे। पर पीटर पुलिस से झूठ बोल देता है कि वो दोनों उसके नौकर हैं और
उसने उन्हें अपना सामान भी पकड़ा दिया, जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है और वहाँ से चले गए। रात को पीटर अपने साथियों को लेकर एलेक्जेंडर टाउन में चला गया। डूमा और पीटर के बीच होने वाला बॉक्सिंग मैच देखने के लिए टाउन के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। मारिया को काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए डूमा की गर्लफ्रेंड मरियम उसे अपनी कंबल दे देती है। मारिया इससे काफी हैरान हुई और उसका अफ्रीकन लोगों को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले वो उन्हें चोर और डरावना समझती थी, पर मरियम की दरियादिली देखकर उसका दिल पिघल गया। शुरुआत में डूमा पीटर पर भारी पड़ रहा था और उसने पीटर को नीचे गिरा दिया। पीटर को अपने बचपन की याद आती है, जब मांझी ने उसे जुलू कबीले का महान योद्धा कहा था। उसकी बात याद करके वो दोबारा खड़ा हो गया और इस बार वो डूमा को मार मार कर जमीन पर गिरा देता है। डूमा दोबारा खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिससे पीटर मैच जीत गया। डूमा खुद पीटर को विजेता बनाकर उसे रेन मेकर कहकर बुलाता है। सब लोग उसके लिए चीयर करने लगे। मारिया पीटर को बताती है कि मेरी नैनी भी एलेक्जेंडर टाउन में रहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो टाउन इतना छोटा है। आज उस जगह को देखकर मैं हैरान हूँ कि सारे अफ्रीकन इतनी सी जगह से कैसे गुजारा करते होंगे। मैं इस बात को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। यह कहकर वहाँ से चली गई। प्रोफेसर डेनियल ने 2 पुलिस ऑफिसर को पीटर पर नजर रखने के लिए कहा था, जिसमें से एक ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना स्कूलमेट बोथा होता है और वो काफी वक्त से पीटर पर नजर रखे हुए था। अगले दिन पीटर डूमा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। डूमा बताता है कि सरकार ने 200 अफ्रीकन के बीच सिर्फ एक बाथरूम बनाया है, जिस वजह से लोगों को हर वक्त लाइन में लगना पड़ता है। कानून के हिसाब से हम अफ्रीकन के सिर्फ 2% बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, पर स्कूल में भी हमें पढ़ाने के बजाय सिर्फ नौकर बनना, सफाई कर्मी और खदान में काम करना सिखाया जाता है। हम इतने मजबूर हैं कि रंग में चेतावनियों को भी नहीं पढ़ सकते, जिस वजह से हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। हम हमेशा एक नए कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आने वाले बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारी बची हुई उम्मीदें भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टाउन में एक स्कूल खोलकर हमारे लोगों को इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाओ। पीटर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बॉक्सिंग मैच करने के लिए कहा था और मैंने अपना वादा पूरा किया, पर अब मैं लाखों लोगों को पढ़ना लिखना नहीं सिखा सकता। ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है। डूमा कहता है कि तुमने जेल में रेन मेकर बनकर सारे कबीले के लोगों को जोड़कर गाना सिखाया और कल रात को भी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से साथ आए थे। अगर तुम दोबारा उनसे बात करो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी बात मानकर साथ जरूर आएंगे। पर पीटर को रेन मेकर की कहावतों पर भरोसा नहीं था। उसने उसके लोगों को पढ़ाने से मना कर दिया। डूमा गुस्से में वहाँ से चला गया। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए वो काल के कहे अनुसार जंगल में चला गया, क्योंकि काल का मानना था कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए तो तुम प्रकृति के बीच चले जाओ, वहाँ तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। पूरा एक दिन प्रकृति के साथ बिताने के बाद पीटर ने डूमा और उसके लोगों को पढ़ाने के बारे में सोच लिया। वो गिलबर्ट के साथ मिलकर हेड मास्टर से एक क्लास इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है ताकि अफ्रीकन को पढ़ा सके। हेड मास्टर कहते हैं कि तुम जानते हो कि इस वक्त हम अफ्रीकन की सरकार के नीचे हैं और अगर तुमने कुछ अफ्रीकन को पढ़ा भी दिया तो आखिर इससे क्या फायदा होगा। पीटर कहता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह हम कुछ अफ्रीकन को पढ़ाकर तैयार कर देंगे और वो बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। इसी तरह सब लोग पढ़ लिख सकेंगे। हेड मास्टर को अफ्रीकन से कोई परेशानी नहीं थी और ये काम गैर कानूनी होने के बावजूद उन्होंने पीटर को क्लास इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पीटर मारिया के पास जाकर उसे भी अफ्रीकन को पढ़ाने के लिए कहता है, पर मारिया ने उसे रात को अपने पापा के साथ खाना खाने के लिए बुलाया था। पीटर उस बात को भूल गया, जिससे नाराज होकर मारिया वहाँ से चली जाती है। रात को खाना खाते हुए डेनियल अपने दोस्तों के साथ मिलकर अफ्रीकन का मजाक उड़ा रहा था। मारिया को ये अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें बताती है कि जब मैं एलेक्जेंडर टाउन में गई तो मुझे पता चला कि उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप यहाँ मजे से बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। डेनियल उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर वो उससे जुबान लड़ाने लगी क्योंकि वो पीटर को छोड़कर एक जूश लड़के से उसकी शादी करने के बारे में सोच रहा था। गुस्से में आकर डेनियल ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। मारिया को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो घर से भागकर स्कूल में चली गई, जहाँ पीटर गिलबर्ट के साथ मिलकर डूमा और उसके लोगों को पढ़ा रहा था। मारिया को वहाँ देखकर पीटर के साथ मरियम भी बहुत खुश होती
होती है। बोथा ने अफ्रीकन को स्कूल में आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अगली सुबह ही अपने सीनियर को लेकर हेडमास्टर के पास चला गया। हेडमास्टर पीटर को वहाँ बुलाकर सारी चीजों के बारे में बताते हैं। बोथा के हाथ पर स्वास्तिक देखकर पीटर को उसके बारे में पता चल गया था। सीनियर के कहने पर हेडमास्टर को मजबूरन रात की क्लासेस बंद करनी पड़ती है। बोथा और उसके सीनियर के वहाँ से जाने के बाद हेडमास्टर पीटर को बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तुम्हें और गिलबर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब तुम्हें इस बेकार जगह में रुकने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप भी दी है। अब तुम्हें किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि जल्दी इस जगह को छोड़कर चले जाओ, इससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। पर पीटर इससे ज्यादा खुश नहीं था। वो जिम में जाकर ट्रेनिंग करने लगा। कुछ वक्त बाद बोथा पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जिम में आ गया। वो पीटर से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया और मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा। अब मैं तुम्हें मारकर उन सब चीजों का बदला लूंगा। डूमा भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था और वो बोथा को रोकने की कोशिश करने लगा, जिससे गुस्सा होकर बोथा उसे चाबुक से पीटने लगता है। पीटर और ट्रेनर उसे रोकना चाहता था, पर दूसरे गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। वहाँ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मौजूद था और वो बोथा को रोक देता है। उसके डर की वजह से बोथा गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला गया। रात को पीटर मारिया से मिलने के लिए उसके घर चला गया। वो बताती है कि मेरे पापा मुझे आंटी के पास भेज रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिली तो तुम्हें गिरफ्तार करवाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पीटर बताता है कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों सारी परेशानियों से दूर वहाँ खुश रहेंगे। मारिया इसके लिए मान गई। अपना प्यार जताने के लिए पीटर उसे अपने माँ का ब्रेसलेट देता है, जो उसके पापा ने भी प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। वहीं ट्रेनर ने अपने जिम के बाहर एक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें अफ्रीकन एक अंग्रेज से लड़ रहा होता है। ऐसी पेंटिंग कानून के खिलाफ थी। बोथा ने इस चीज का फायदा उठाकर ट्रेनर के जिम को खाली करवा दिया और वो जिम को जलाने के लिए हर तरफ पेट्रोल भी छिड़क देता है। ट्रेनर ने एक मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया, पर दूसरे गार्ड्स पकड़कर उसे वैन में बिठाने लगे। वैन में बैठने से पहले ट्रेनर पीटर से कहता है कि तुम इन बेवकूफ नाजी से मत डरना और हमेशा वही करते रहना जो तुम्हारा दिल करना चाहता है। पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए बोथा ने उसकी नजरों के सामने जिम में आग लगा दी। पीटर को इससे काफी बुरा लगा, पर वो बोथा को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो डूमा और उसके साथियों को एक चर्च में बुलाकर उन्हें पढ़ाने लगा। मारिया भी उसकी मदद के लिए वहाँ गई, लेकिन अचानक बोथा पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ गया। नौकरों को चर्च में लाने के जुर्म में पीटर को गिरफ्तार किया जाने लगा। मारिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर एक गार्ड ने गलती से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पीटर अपने पूरे स्कूल के साथ मिलकर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। डेनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लगा, पर एक आदमी ने उसे रोक दिया। उसी वक्त डूमा और बहुत सारे अफ्रीकन्स मारिया को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ आते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर डेनियल के होश उड़ गए और पीटर रोने लगता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो सारी चीजें छोड़कर ऑक्सफोर्ड जाना चाहता था, पर डूमा ने उसे रोक दिया। वो उसे टाउन के बच्चों से मिलवाता है जो मरियम की मदद से काफी अच्छी इंग्लिश पढ़ना सीख गए थे। डूमा कहता है कि क्या तुम मारिया की मौत को इस तरह जाया होने दोगे? तुम देख सकते हो कि बच्चे धीरे धीरे काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। बच्चों को पढ़ते देख पीटर ने भी ऑक्सफोर्ड जाने का फैसला बदल दिया और वो उनके साथ मिलकर जश्न मनाने लगता है। पर बोथा को पीटर के बारे में पता था और उसने पुलिस फोर्स के साथ टाउन पर हमला कर दिया। पीटर ने टाउन में आकर नियम तोड़ा, जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी, पर वो डूमा के साथ इधर उधर छिपता रहता है, जिससे गुस्से में आकर गार्ड्स ने अफ्रीकन्स को मारना शुरू कर दिया। बोथा पीटर को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, पर डूमा ने उसकी जान बचाने के लिए अपने पैर पर गोली खा ली। मौके का फायदा उठाकर पीटर वहाँ से भाग जाता है। फिक्सर बोथा के हाथ लग गया था और बहुत मार खाने के बाद भी वो उसे पीटर के बारे में नहीं बताता। बोथा उसे मारने वाला था, पर पीटर ने उस पर हमला करके गन को दूर गिरा दिया। दोनों के बीच काफी हाथापाई शुरू हो गई। बोथा शुरुआत में उस पर हावी हो रहा था, पर आखिरकार पीटर ने अपने बचपन के सबसे बड़े दुश्मन को हराकर उसकी हालत खराब कर दी। वो फिक्सर के पास जाकर उसे संभालने लगा। मौके का फायदा उठाकर बोथा दूसरी गन से उसे शूट करने वाला था, पर वक्त रहते डूमा ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो लकड़ी की मदद से उस पर जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से बोथा मारा गया। पीटर के नियम तोड़ने और बोथा को मारने की वजह से पुलिस उन दोनों को हर तरफ ढूंढ रही थी। उनसे बचने के लिए पीटर डूमा के साथ शहर छोड़कर चला गया, ताकि दुनिया में काले गोरों की घटिया सोच को बदल सके। इसी के साथ ये मूवी
मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।